नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए श्रावणी उपन्यास का 7वां अध्याय। अपने कमरे की प्रत्येक वस्तु पर विश्वमोहन की छाप उसके गुजरने के कई दिनों बाद तक भी थी, जो श्रावणी के मन को विषण और उदास बना देती थी। क्या क्या वह सजीवता अब नहीं रही थी? श्रावणी व्यथा की वेदना को भूलती जा रही थी। यह देखकर क्या बुक शेल्फ पर पड़े विश्वमोहन के फोटो की आंखों में व्यंग की हंसी झलक रही थी? कुछ भी नहीं। उस फोटो की दृष्टि भी मृत विश्वमोहन की ही तरह निष्प्राण और निर्जीव थी। खुले रखे चश्मे के शीशों पर धूल की मोटी परत जम चुकी थी। फिर भी श्रावणी इसी कमरे में आकर बैठती थी, विश्वमोहन की छांव में, उसी की छाया में मन ही मन पूछती, मेरी शक्ति खत्म हो रही है, मैं अब क्या करूं? बोलो, मेरा प्रेम, मेरा विश्वास झूठा तो नहीं था? फिर डॉक्टर सोम का चेहरा बार बार श्रावणी की आंखों के सामने छा जाता था। ना जाने उन्होंने मेरे बारे में क्या सोचा। मेरी बात को मानकर क्या वे सचमुच चंद्रपीड़ की खोज खबर लेंगे? क्या पता। पर शिशु से सरल, प्रसन्नचित और स्वाभिमानी उस आदमी को खोकर श्रावणी निश्चिंत भी कैसे रह सकती थी। दूसरे ही दिन डॉक्टर निर्जन आया, भेंट भी हुई। निर्जन को एकाएक अनुसुईया की कही उस दिन की उपमा याद आ गई। सच में लड़की में ताजापन था। इस चेहरे के कच्चे फल से तुलना की जा सकती थी। आंखों की पलकें भी कितनी कोमल। वह आखिर देख भी कितनी देर पाता? पल पल भर का ही तो देखना। सिर झुकाकर ही निर्जन बोला, उनसे भेंट संभव नहीं हो सका। आज वह डॉक्टरी जामे में नहीं आया था, साधारण धोती कुर्ती में आया था। भेंट नहीं हो सकी? श्रावणी ने निराश होकर पूछा। मुझे भी यही आशंका थी, मकान नहीं मिला होगा ना? आशंका तो श्रावणी की पहले से ही थी। सही पता मालूम भी नहीं था। चंद्रपीड़ से उसने कभी एक किताब ली थी पढ़ने के लिए। उसी किताब पर उसका नाम और पता लिखा था। वह पता अपनी डायरी में नोट करके रखना चाहिए। ऐसी बात श्रावणी के दिमाग में कभी नहीं आई थी। कई दिन पहले एक नजर देखे उस पते पर भरोसा करके ही उसने निर्जन को चंद्रपीड़ का पता ढूंढ निकालने के लिए कहा था। निर्जन बोला, मकान तो मिल गया, पर वे लोग कलकत्ता में नहीं है, कहीं बाहर गए हुए हैं। बाहर? कब, कहाँ? श्रावणी मानो निर्जन से नहीं अपने ही मन से पूछ रही थी। उनके घर वालों ने कहा, इन दिनों तो वे घर पर रहते भी नहीं थे। कई दिन पहले एक बार आए और उसके दूसरे ही दिन कहीं बाहर चले गए। कहाँ गए ये वे लोग नहीं बता सके। और अगरपाड़ा के बार बार प्रश्न करने में श्रावणी शर्मा रही थी, पर नामालूम किस अधिकार से वह बिना पूछे निर्जन को रिहाई भी नहीं दे पा रही थी। आगरपाड़ा में भी नहीं मिले, निर्जन बोला। वहां के लोगों ने बताया कि कई दिन पहले उन्होंने जापान वापस चले जाने की इच्छा व्यक्त की थी। मैनेजर को कारखाने के विषय में कुछ निर्देश भी दे गए। जापान चला गया है? श्रावणी का स्वर निराशा से टूट गया। श्रावणी की यह निराशा निरंजन को कहीं छू गई। पल भर के लिए उसका चेहरा कठोर हो उठा। बोला, अभी तक गए नहीं है, संभवतः दिल्ली में है, वहां से लौटकर कारखाने की व्यवस्था कर फिर जाएंगे। तब तो एक बार आएगा ही ना? कब? कब यह तो कोई नहीं बता सका, पर आप निश्चिंत रहिए, मैं हर रोज खबर लेता रहूंगा। नहीं नहीं, यह भी कोई संभव बात है? व्यर्थ की चेष्टा करने से कोई फायदा नहीं है। तो जानबूझकर दूर दूर रहना चाहते, उससे मिलने में विडंबना ही तो है। फिर तो मुझे यही मान लेना होगा कि मैं आपके किसी काम नहीं आ सका। आप कर भी क्या कर सकते हैं? जो नहीं है उसे कोई कहाँ से ले आएगा? श्रावणी का कहना क्या पूर्णतः सही था? जो नहीं है उसे पाना मुश्किल है, पर जो एक गज की दूरी पर खड़ा था, क्या उसको पाया जा सकता था? पाना तो दूर की बात है, उसे क्या कुछ कहा भी जा सकता था? जो बात मन में गूंजती रहती थी, ऐसी कोई बात अगर कहना आसान होता तो निर्जन सोम कहना, कितनी सुंदर हो तुम, कितनी अपूर्व। और श्रावणी भी आंखें नीचे कर बोलती, और तुम सुंदर हो या नहीं नहीं जानती, पर तुम भी अपूर्व हो। मैं तो जानती हूँ तुम मुझे पसंद हो। तुम्हें देखने के लिए मैं हर पल तरसती हूँ। तुम्हारे आने की आशा में एक एक पल गिनती हूँ। पर यह सब कुछ भी कहीं कहा जा सकता था? सिर्फ नमस्ते कहकर अपने कमरे में ही लौटा जा सकता था। निर्जन को चंद्रपीड़ से ईर्ष्या हो रही थी। जिस व्यक्ति के लिए श्रावणी की बड़ी बड़ी आंखें उद्वेग और उत्कंठा से भरी रहती, जिसके सुगठित होठों पर वेदना का आभास होता, जिसकी खोज में उसके वक्ष स्थल में वेदना थी, ऐसे भाग्यवान से निर्जन बिना ईर्ष्या कैसे रह सकता था? फिर भी उसे इच्छा होती कि वह चंद्रपीड़ को कहीं से भी ढूंढ लाए, लाकर बोले, लो अपने चहेते को और अपनी आकांक्षित प्रियजन को। निर्जन के परिश्रम की सार्थकता तो उसी में थी, पर ना जाने क्यों चंद्रपीड़ एक रहस्य ही बना हुआ था। अगर किसी दिन उसे निर्जन श्रावणी के पास ला सके तो क्या वह सामाजिक अपराध करेगा?
निर्जन को तो यह है मालूम है कि श्रावणी लोकमोहन की विधवा पुत्रवधू है। अच्छा बुरा उचित अनुचित स्वभी दंड इसी सब द्वंद्व में वह जाते हैं। ममता से उसका मन थिर उठता। उस असहाय सुकुमार नारी ने एकांत रूप से अपने मन को उसके पास खोला था, उस पर विश्वास किया था, सहायता की याचना की थी। यह भी तो एक स्वाद था जीवन का। ईर्ष्या और ममता आपस में विरोधी ये दो अनुभूतियां निर्जन के शांत संयत चित्त को अनमना बना देती। अनादि के मुंह से कई बार वह चंद्रपीड़ के बारे में सुन चुका था, पर उस समय तक तो उसे उसकी कीमत ही नहीं मालूम थी। नहीं तो जी भरकर एक बार तो देख ही लेता, लेकिन वह चला क्यों गया? किसी भय या लज्जा से, या उचित और अनुचित के द्वंद्व से, या फिर लांछित और तिरस्कृत होकर? बेचारा डॉक्टर निर्जन सोम, शांत सौम्य आदमी, उसके हृदय में सहसा यह कैसी उथल पुथल? प्रश्नों से वह अपने आप को ही जर्जित कर रहा था। बहुत दिनों के बाद इस घर में डॉक्टर मजूमदार आए। अनुसुईया के हृदय का कष्ट बढ़ गया था। उसे देखकर बाहर की बैठक में आकर बैठे, जहां लोकमोहन निर्लिप्त भाव से बैठकर किताब पढ़ रहे थे। डॉक्टर को देखकर किताब बंद कर बोले, अरे मजूमदार, तुम, क्या हाल है? बहुत दिनों के बाद देख रहा हूँ। घर में नया किसी को कुछ हुआ है क्या? बहुत दिनों से नहीं आ सका था। डॉक्टर सोम से मिसेस गुप्ता की रिपोर्ट मिल ही जाती थी। मिसेस गुप्ता? ओ आई सी, अभी भी बीमार है क्या? विस्मय से लोकमोहन ने पूछा। देखिए मिस्टर गुप्ता, डॉक्टर मजुमदार गंभीर होकर बोले, अगर आप बुरा नहीं माने तो एक बात कहूं, आपकी यह हृदयहीनता ही मिसेस गुप्ता की बीमारी का कारण है। ओह, तो यह बात है। मानो किसी आविष्कार की खुशी से उछलकर वे बोले, फिर तो तुम्हें यह पहले बताना चाहिए था डॉक्टर, तुमने तो कभी कहा ही नहीं। कहने से फायदा क्या, तुम उपचार करते? डॉक्टर ने आवेश में कहा। लोकमोहन इस आवेश को अनदेखा कर बोला, उपचार नहीं करता? क्या कह रहे हो डॉक्टर? इस भद्र महिला के लिए? डॉक्टर और दवा के पीछे तो अब तक कुछ कम खर्च नहीं हुआ। इसके बदले अपने मन को थोड़ा नरम कर लेता तो दवा के रुपए बैंक में जमा हो जाते। आपके साथ बातें बढ़ाने की सामर्थ्य मुझ में नहीं मिस्टर गुप्ता, फिर भी कहे बिना नहीं रह सकता कि आपकी यह निष्ठुरता मेरे लिए एक रहस्य ही है। मैं हैरान रह जाता हूँ, क्योंकि असल में तो आप इतने कठोर और हृदयहीन नहीं हैं। मैंने आपके हृदय की कोमलता और असाधारण ममता को भी देखा है। नहीं डॉक्टर, तुमने कुछ भी नहीं देखा। तुम लोग तो सिर्फ मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां, कितना सिर खून, कितने द्रव्य पदार्थ और कितने गज की शिरा उपशिराएं हैं, यही बता सकते हो। इसके अलावा और कहाँ क्या है बता सकोगे? हृदयहीनता, असाधारण ममता आदि बड़े बड़े साहित्यिक शब्द इस्तेमाल कर रहे हो। कभी हृदय नामक वस्तु को देखा भी है? बता सकते हो उसका वजन कितना है? कितना पानी और कितना आग रहते हैं उसमें? ज्यादा बड़ाई मत करो डॉक्टर, तुम लोगों ने कुछ भी नहीं देखा और ना ही कुछ जानते हो। डॉक्टर मजुमदार यूं ही किताब के पन्ने पलट रहे थे और बहुत दिन पहले की तरह सोच रहे थे, चिकित्सा असल में किसकी होनी चाहिए, मिसेस या मिस्टर गुप्ता की? लोकमोहन केवल इतनी बातें सिर्फ इसी डॉक्टर मजुमदार से करते। मजुमदार उनके सुख दुख का साथी रहा था। बाहर चाहे कितनी भी प्रतिष्ठा या यश हो, पर लोकमोहन के लिए डॉक्टर मजुमदार पुराने दोस्त के समान ही थे। लोकमोहन के प्रति उन्हें प्यार था, श्रद्धा थी, इसलिए लोकमोहन की झल्लाहट भी वे विनम्रता से बर्दाश्त कर लेते। अचानक लोकमोहन एक अप्रासंगिक बात बोल पड़े। बोले, डॉक्टर, तुम्हारा ये असिस्टेंट छोकरा, क्या नाम है उसका, कैसा लड़का है? डॉक्टर मजुमदार बोले, सोम के लिए कह रहे हो? वेरी इंटेलिजेंट। वह तो जटिल से जटिल केस भी उसके हाथ में सौंपने से नहीं घबराता। तुम्हारे केस के बारे में कौन पूछ रहा है? मैं पूछना चाहता हूँ उसका स्वभाव और चरित्र कैसा है? किसी भद्र परिवार के अंदर आने जाने दिया जा सकता है? आप क्या कह रहे हैं मिस्टर गुप्ता? उत्तेजना में डॉक्टर मजुमदार कुर्सी से उठ खड़े हुए। लोकमोहन बोले, इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हो डॉक्टर? मैं उसे बदनाम थोड़ी ही कर रहा हूँ, परिवार के अंदर आता जाता है, देख रहा हूँ, बहू से दोस्ती भी है, इसलिए जानना चाहता था। घर का स्वामी हूँ, एक दायित्व तो सिर पर है ना। डॉक्टर, आप जब अपनी बहू का फिर से विवाह ही करना चाहते हैं, तब ऐसा प्रश्न पूछने का उद्देश्य ही क्या है? तुम भी अजीब आदमी ठहरे। विवाह अगर करूंगा तो किसी अच्छे लायक लड़के से ही ना करूंगा, या जैसे तैसे लड़के से मेल मिलाप क्यों करने दूं? मैंने डॉक्टर सोम को इस घर में एक डॉक्टर की हैसियत से ही भेजा था मिस्टर गुप्ता, पात्र के रूप में नहीं। मिसेस गुप्ता की चिकित्सा में कोई त्रुटि रही हो तो कहिएगा, मैं ही आया करूंगा। शुभ होकर डॉक्टर मजुमदार बोले। अरे तुम तो खामखा नाराज हो रहे हो डॉक्टर, लोकमोहन बोले। मैं तो थोड़े ही यूं ही जांच परख कर रहा था कि लड़का काम आ सकता है या नहीं। तुमसे तो इतना भी नहीं हुआ। मुझसे क्या नहीं हो सका, बोलिए मिस्टर गुप्ता। वही मिसेस गुप्ता की यंत्रणा की समाप्ति। छोकरा यदि उनकी सारी तकलीफें हमेशा के लिए मिटा सकता। मिस्टर गुप्ता, आर्तनाद कर उठे डॉक्टर मजुमदार, कल से आप किसी दूसरे डॉक्टर की व्यवस्था कर लीजिएगा। मुझे रिहाई दीजिए। तुम्हें रिहाई कैसे मिल सकती है डॉक्टर? मुझे मारने के पहले ही खिसकना चाहते हो? मैं तो कहना चाहता था कि तुम ही, पर सुनते हैं मुझे कसाई कहोगे, शैतान कहोगे, लेकिन डॉक्टर बता सकते हो कि चीर रुग्णा मानसिक व्याधि से ग्रस्त किसी को अनंत समय तक जीने का अधिकार ही क्या है?
खिड़की को खोलने में काफी जोर लगा, चिटकी में जंग लग गया था। कितने दिनों से बंद थी यह खिड़की। खोलने के साथ साथ एक धक्का सा लगा और जैसे ही पल्ला खुला श्रावणी को लगा कितने दिनों बाद कमरे में बाहर की थोड़ी रोशनी आई। 23 महीनों से यह खिड़की यूं ही बंद पड़ी थी। श्रावणी सोचने लगी, विश्व मोहन की मृत्यु के बाद कभी भी किसी को जरूरत से डबल बेड के सिरहाने की यह खिड़की खोली गई थी या नहीं? नहीं, शायद कभी भी नहीं। इस समय कमरे में कोई आता जाता भी नहीं था। रिश्तेदार जो भी आते अनुसुईया के ही कमरे में जाते, उसे दुख में सांत्वना देते। पितृकुल, मातृकुल, ससुरकुल सभी के लोग अनुसुईया को ही जानते थे। श्रावणी थी भी कितने दिनों की, उसे ठीक से कब किसने पहचाना ही था, किसने पहचानना चाहा भी था। कुलक्षणी श्रावणी को एक नजर देखकर ही लोग दूर चले जाते। श्रावणी में लोग हजार दोष देखते। श्रावणी खान पान का विचार नहीं करती, विधवा का आचरण नहीं मानती, सिर पर आंचल दिए बिना पराये पुरुषों से बातें करती है। फिर कौन सी ससुराल वाले ऐसी बहू को अच्छी नजर से देखते। इसलिए जब घर में कोई आता तो श्रावणी पैर छूकर उन लोगों के लिए नाश्ते पानी का इंतजाम करने चली जाती। इसलिए श्रावणी के कमरे में किसी के पैर नहीं पड़ते। दिन में 2 बार सिर्फ विष्णु आकर झाड़ पोंछ करता और दरवाजा भिड़ाकर चला जाता। श्रावणी आधी रोशनी आधे छांव भरे कमरे में आकर बैठी रहती। इस खिड़की को खोलने की बात उसे भी कभी याद ही नहीं आई थी। आज क्यों आई वह यह नहीं बता सकती। उसे लग रहा था कमरे में बड़ा अंधेरा सा है, हवा भारी हो रही है। पंखे की हवा भी दीवारों से टकराकर गर्म हो उठी थी। तब अचानक उसे याद आया कि वह खिड़की बंद क्यों पड़ी थी। कितने दिनों से खिड़की खोली तो धक्के के से हाथ में चोट भी लग गई, पर सारा कमरा एकाएक रोशनी से भर गया। शानदार मकान था लोक मोहन का। बड़ी बड़ी खिड़कियां थी। खिड़की का पल्ला खुलते ही सारा आकाश दिखाई पड़ता। इस खिड़की के ठीक नीचे बड़ी चौड़ी सड़क थी। गाड़ियों का अविराम आवागमन और लोगों की भीड़ ने एकाएक श्रावणी की अनअभ्यस्त आंखों को धुंधला कर दिया। अभ्यास तो छूट ही गया था। दुनिया में सड़क नाम की कोई चीज भी है, यह बात श्रावणी को पिछले 23 महीनों से याद ही नहीं रही। पर दोष तो श्रावणी का ही था। 23 महीनों के पहले के 1-2 महीनों तक तो लोक मोहन ने श्रावणी से बहुत अनुरोध किया था कि वह खुली हवा में थोड़ा घूम फिर ले। खुद अपने साथ चलने का अनुरोध किया था। गाड़ी निकालकर घंटों प्रतीक्षा में बैठे भी रहे थे, पर हर बार श्रावणी माफी मांगकर चली आती। बोलती, मुझे माफ कीजिएगा, तबीयत ठीक नहीं है, सिर में दर्द है, कुछ काम है। इस तरह वह हजारों बहाने बना देती। इसके अलावा वह और कर भी कह सकती थी। घर की चौखट लांघते ही हजारों सक्रिय हो उठती आंखें। देखो देखो, यह वही है, दुनिया को अपना चेहरा फिर भी दिखा रही है। बहुत बार अनुरोध करने पर के बाद लोक मोहन चुप हो गए, शायद भूल भी गए। और श्रावणी भी भूल गई कि इस घर के बाहर भी एक और दुनिया है, जहाँ सड़क नाम की कोई चीज है। इसलिए बहुत अरसे के बाद खिड़की खोलते ही पहले तो उसकी आंखें चौंधी आ गईं। खुली खिड़की से नीचे की तरफ देखते देखते उसके मन में अचानक एक अजीब ख्याल आया। इच्छा हुई कि वह इस जगह से नीचे सड़क पर एकाएक कूद पड़े। देखते देखते उसके मन में एक नशा सा छा रहा था। ठीक उसी क्षण चेतना में एक जबरदस्त धक्का पहुंचा। खिड़की के ठीक नीचे टैक्सी आकर रुकी। डॉक्टर निर्जन सोम उतरा और उतरते ही एकाएक उसने ऊपर की तरफ देखा। उसने इस खिड़की की तरफ ही क्यों ताका? क्या वह जानता था कि यह खिड़की किसकी थी? क्या वह रोज ही ऐसे देखता होगा, या सिर्फ आज ही खिड़की पर उसकी उपस्थिति का आकर्षण उसकी आंखों को ऊपर तक खींच लाया? श्रावणी छलांग नहीं लगा सके, निष्पलक देखती रही। बस एक ही बार देखकर सिर झुकाकर टैक्सी का किराया देखकर डॉक्टर सोम धीरे धीरे मकान के अंदर चला आया। पर उस एक लम्हे में निर्जन की आंखों में रोशनी चमक उठी थी। उसका चेहरा खिल उठा था। लेकिन क्यों? सहायक डॉक्टर, जिसको अभी डॉक्टर के रूप में पर्याप्त यश और प्रतिष्ठा नहीं मिली थी, जिसके पास गाड़ी नहीं थी, होने की संभावना भी कम थी, ट्राम बसों में चढ़ता था, शांत स्वभाव के निर्जन सोम का चेहरा अचानक सूर्यास्त की इस भीनी धूप में इस तरह क्यों चमक उठा? अब तक तो वह दुतल्ले के अनुसुईया के कमरे में निर्दिष्ट कुर्सी पर बैठ गया होगा, पर और दिन तो डॉक्टर सुबह आता था। आज क्या बात हो गई? अनुसुईया ने भी वही बात पूछी। डॉक्टर साहब आज सुबह आए नहीं? नहीं आ सका, किसी काम में अटक गया था। कैसी हैं आप? कलांत आवाज में अनुसुईया बोली, जिंदा तो हूं ही, रोज सुबह भगवान से कहती हूँ आज का दिन पूरा नहीं होने दो भगवान पर। डॉक्टर निर्जन सोम हंसकर बोला, इतना कहती ही क्यों है? मेरी दादी कहती थी भगवान के कान उल्टी तरफ है, इसलिए जो जिस चीज की प्रार्थना करते हैं उल्टा सुनकर वे उसी ढंग से पूरी करते हैं। यह कोई नई बात नहीं थी, अनुसुईया भी जानती थी। उसने भी अपनी दादी की माँ से यह कहावत सुन रखी थी। निराश स्वर में अनुसुईया ने डॉक्टर से कहा, ना कहूँ तो भगवान मुझे उठा लेंगे क्या? निर्जन सोम जोर से हंस पड़ा, बोला, बराबर कहिए कि हे भगवान मुझे बचा कर रखो, मुझे शतायु बना दो।
अनुसुईया अवाक रह गई। आज डॉक्टर कुछ बदला बदला सा लग रहा था, इतना हंस रहा था, इतनी बातें कर रहा था कि फिर मनुष्य चरित्र के प्रति चीर संदेह अनुसुईया के दिमाग में आया, कहीं डॉक्टर ने नशा तो नहीं चढ़ा रखा। अनुसुईया का संदेह गलत भी नहीं था, निर्जन सचमुच नशे में था, पर यह एक नए प्रकार का नशा था। डॉक्टर निर्जन का यह हंसना अनुसुईया के साथ मजाक करने के उद्देश्य से नहीं था, यह हंसी उसकी उपस्थिति की घोषणा थी। मैं तुम्हारे पास, तुम्हारे निकट आ गया हूँ, इसे तुम भी अनुभव करो। घरगृहस्थी के हजारों कामों के बीच मेरे आने के इस क्षण को खो मत दो। हिम शिखर पर सूर्य उदय की तरह एक बार कम से कम दर्शन तो दे आओ। आवेश के उच्छ्वास से डॉक्टर आज बेतहाशा खुश था, इसलिए तो आज वह बदला बदला सा लग रहा था। पर थोड़ी ही देर पहले तक उसका यह आवेश कहाँ था? जब वह भीड़ भरे रास्ते में टैक्सी में आ रहा था, तब वह एक तीर्थ यात्री की भांति गंभीर अनुभूति में खोया हुआ चुपचाप टैक्सी में बैठा था, और अचानक ही खिड़की में खड़ी श्रावणी का चेहरा देखकर उसका मन छलछला उठा। यह अनुभूति मानो प्रकाश का एक झरना थी जिसने उसे भिगो डाला था। मन की एक झंकार ने उसे अनायास ही साहसी बना दिया था, इसलिए वह अनुसुईया के सामने भी फालतू बातों और अकारण हंसी की हिम्मत कर रहा था। क्या उसकी यह हंसी, यह आवाज और किसी के कानों में पहुंचकर नहीं गूंज रही थी? मैं आया हूं, मैं आया हूं। आज निर्जन ने अपनी आंखें के ऊपर उठाई थी, इसका उसके मन के पास कोई जवाब नहीं था। मैं विधवा हूं, मैं विधवा हूं, श्रावणी ने बार बार फुसफुसाकर इन शब्दों का उच्चारण किया। फिर भी इस धिक्कार के शब्द ने कोई बाधा नहीं मानी। पूर्णिमा की ज्योति किसी समुद्र में जो ज्वार उठता है, श्रावणी उससे कैसे बचती? फिर भी अपने पर उसे धिक्कार हो रहा था, अपने को कोस रही थी। मैं लोभी हूं, अविश्वासी हूं, निर्लज हूं, घृणा की पात्र हूं, दुनिया मुझे अश्रद्धा की दृष्टि से देखेगी। मैंने अपने स्नेह प्रायण अभिभावक से कहा था, मुझे माफ कीजिएगा, मुझे माफ कीजिएगा। क्या मेरे अंदर का भय मैं मर चुका है? अगर मरा नहीं तो मैं अपने को कैसे माफ करूं? श्रावणी को स्वयं पर आश्चर्य हो रहा था। खून की जो तरंग हमेशा हमेशा के लिए स्तब्ध हो चुकी थी, और यह सोचकर वह निश्चिंत थी, उसी खून में आज यह कैसी झंकार? किसी पुरुष की पदध्वनि पर वह क्यों बार बार उछलना चाहता था? सोचते सोचते श्रावणी एकाएक रो पड़ी, सिसक सिसक कर रोने लगी। आंखों आंसू की धार से सामने बुक शेल्फ पर रखा विश्वमोहन का फोटो भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। विश्वमोहन दृष्टि के बाहर ही रह गया। फिर श्रावणी की राह कौन दिखाएगा? राह बदलने पर लोकमोहन के सामने वह अपना सिर कैसे ऊंचा कर पाएगी? डॉक्टर निर्जन सोम तो मानो कोई व्रत ही ले बैठा था, चंद्रपीड़ राय को ढूंढने का व्रत। व्रत कठिन था, अपनी प्रेयसी के सामने उसी के दूसरे स्नेही जन को हाजिर करना। पर वह रोज ही एक ना एक बार चंद्रपीड़ के घर जाता, आगरपाड़ा में उसके कारखाने में जाकर पता लगाता। कोई पूछता तो उस पर चिट्ठी लिखता, श्रावणी देवी अधीर है, अपनी खबर भेजिए। पर चिट्ठियों का कोई जवाब ही नहीं आता, और लज्जित संकुचित निर्जन रोज की तरह एक बार और श्रावणी के सामने सिर झुकाकर खड़ा रहता है, अपनी असफलता का साकार रूप बनकर। पर निर्जन की यह सब करता ही क्यों था? पर वह करता भी तो क्या? हृदय चीज ही ऐसी है जिसका कोई हिसाब नहीं लगाया जा सकता, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, जिसके कारण निश्चिंतता से नहीं रहा जा सकता। उस दिन निर्जन सोम का मन एकाएक वेदना से मचल उठा था। श्रावणी उत्साहित होकर पूछने आई थी, कोई खबर है डॉक्टर सोम? निर्जन का चेहरा मलिन हो उठा। किसी तरह कह सका, नहीं, पता नहीं लग पाया। कल कोई बता रहा था कि हरिद्वार गए हुए हैं। उस सज्जन से लौटते समय भेंट हुई थी। सच भेंट हुई थी? श्रावणी अधीर होकर पूछ रही थी। निर्जन ने आंखें नहीं उठाई। श्रावणी का यह उत्साहित रूप उसे निरुत्साहित और निराश कर रहा था। बोला, उस सज्जन को कम से कम ऐसा ही कहा। आज आपको देखकर मुझे लगा कि आप कोई उसकी खबर लाए हैं। श्रावणी हंसकर बोली, मेरे चेहरे ने आपको आपके साथ विश्वासघात किया है, निर्जन ने कहा। श्रावणी बोली, भला मानस पाकर आप पर खूब अत्याचार कर रही हूं ना? जो आदमी जानबूझकर छिपा रहना चाह रहा है, मैं आपसे उसी को ढूंढ लाने के लिए कह रही हूँ। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपसे इस अत्याचार से कोई अपने आप को कृतार्थ समझ रहा हो। यह सुनकर श्रावणी थोड़ी देर के लिए सन्न रह गई, फिर प्रसंग बदलकर बोली, पिताजी की तबीयत भी ठीक नहीं है, उन्हें भी एक बार देख लीजिएगा। कि उन्हें क्या हुआ है? खाना बिल्कुल नाम के वास्ते खाते, रात को सोते भी नहीं। अक्सर रात को उनके कमरे से चलने फिरने की आवाजें आती हैं। डॉक्टर निर्जन बोला, पर लोकमान बाबू अगर स्वयं मुझसे ना गए तो चिकित्सा करना क्या संभव हो सकेगा? श्रावणी, फिर तो आपने उन्हें पहचान ही लिया। डॉक्टर मजूमदार के लिए यह काम आसान रहेगा। मैं उन्हें कहूँ? निर्जन बोला। नहीं, मैं पहले पिताजी से पूछ लेती हूँ, मैं चलता हूँ, निर्जन बोला। श्रावणी और कुछ यूं ही बोलना चाह रही थी। बोली, हाँ, इस समय आपको बहुत काम भी होगा। प्रतिष्ठाहीन डॉक्टर को जितना काम रह सकता है बस उतना ही है।
आप बड़े विनयी हैं। आपका नाम जरूर विनय कुमार है। श्रावणी सहज होना चाह रही थी। चंद्रपीड़ को लेकर दोनों का परिचय घनिष्ठ हो गया था। बात करने की अवधि भी बढ़ गई थी। श्रावणी के प्रश्न के जवाब में निर्जन बोला, नहीं, माँ बाप बचपन से मुझे ठीक से पहचान ही नहीं पाए, इसलिए नाम कुछ और ही रख दिया। वह नाम क्या सुन सकती हूँ? आप सच में नहीं जानती? कैसे जानूंगी, कहिए। आप तो डॉक्टर सोम के नाम से ही विख्यात है। विख्यात? आपकी भद्रता तो भी अतुलनीय है। गुण के अनुसार तो आपका नाम भी सुभद्रा होना चाहिए था, पर लगता है बचपन में आपको भी किसी ने नहीं पहचाना। मेरा नाम सुभद्रा नहीं है, यह आप कैसे कह सकते हैं? निर्जन श्रावणी को देखते हुए बोला, अगर कहूं कि मुझे उसका प्रमाण मिल चुका है। निर्जन की इस स्पष्ट दृष्टि के सामने श्रावणी कांप सी उठी, पर संयत होकर बोली, अनादि ने तो बताया होगा आपको। गप सम्राट तो है ही वह। फिर बोली, सुभद्रा जब नहीं है तब तकल्लुफ भी नहीं करूंगी, आपसे जमकर काम लूंगी, अगर किसी तरह उनका पता ला सके। श्रावणी ने जाते हुए निर्जन सोम का हाथ जोड़ नमस्ते किया। निर्जन चुप रहा। नमस्ते लौटने की सामान्य सौजन्यता भी भूल बैठा। एक अजीब से कष्ट ने उसके मन को बेचैन बना दिया। धीरे धीरे लोक मोहन के मकान से वह सड़क पर आ गया। एक बेबस नारी आंतरिक विश्वास के साथ उससे सहायता मांग रही थी। यह बात जानकर भी वह आज खुश नहीं हो सका। फिर भी चंद्रपीड़ को ढूंढ लाने का व्रत वह छोड़ नहीं सकता था। यही तो एकमात्र माध्यम था थोड़ी सी बात कर लेने का, थोड़े से नजदीकीपन का। तुम्हें कैसा लड़का लगता है बहू? अखबार पढ़ते हुए लोकमोहन ने पूछा। श्रावणी का चेहरा कितना आरक्त हो उठा। लोकमोहन देख नहीं सके। उन्हें श्रावणी का उत्तर सुनाई पड़ा। आप मुझसे इस तरह के प्रश्न क्यों पूछते हैं पिताजी? ऐसा भी क्या बेकार प्रश्न है बहू? रोज आता है, घर के अंदर आता है, परिचय तो हुआ ही होगा, और होना स्वाभाविक भी है। लोकमोहन बोले, सिर्फ परिचय होने पर ही क्या बताया जा सकता है कि लड़का कैसा है? श्रावणी का गला रूंध गया। फिर बोली, और कैसा है यह जानने की जरूरत ही क्या है? डॉक्टर कैसी चिकित्सा करता है यही जानना बहुत है। आपके प्रश्न का अर्थ नहीं समझ सकी। अखबार पर से दृष्टि उठाकर लोकमोहन बोले, लगता है तुम नाराज हो रही हो, बताओगी क्यों? नाराज नहीं हो रही हो, पर आप मुझसे इस तरह के प्रश्न फिर कभी नहीं पूछिएगा, यही कहना चाहती हूँ। यह तो ठीक है। लोकमोहन हंस पड़े। बोले, सुनने में आया है इधर मिस्टर रॉय का पता लगाने के लिए जी तोड़ कोशिश की जा रही है। अधीर हो गई हो, इसका अर्थ समझना भी तो कठिन है। श्रावणी सन रह गई, कठोर हो उठी, कड़े स्वर में बोली, अधीर हो गई हूँ, यह बात किसने कही? किसने कब क्या कहा इतना याद रखना तो मुश्किल है बहू, पर सुनने में आया था इसलिए कह रहा हूँ। छोटी छोटी बातें कानों में पड़े तो उन्हें याद ना रखिए, वही अच्छा है पिताजी। खैर, इस समय आपको नारियल पानी देने के लिए कहूँ? अभी रहने दो, कहकर लोकमोहन अखबार में डूब गए। बीच का बड़ा कमरा पारिवारिक बैठक था। पहले वहां बड़ी चहल पहल रहती थी। आराम के सारे उपकरण यहाँ मौजूद थे। पहले रोज शाम को लोकमोहन आराम कुर्सी पर आकर बैठते। विश्वमोहन बड़े सोफे पर, अनुसुईया उसकी बगल में, श्रावणी और अनादि भी आसपास रखी कुर्सियों पर बैठते। कभी कभी लोकमोहन की बहन तिलोत्तमा और उसके पति आ जाते, फिर तो कहना ही क्या, गप शप, आलोचना और तर्क वितर्क में शाम गुजर जाती। उपकरण तो आज भी पहले की ही तरह मौजूद थे। हर हफ्ते टेबल, सोफे और कुर्सियों की खोलियां बदली जाती। टेबल पर 4-5 दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक पत्रिकाएं रखी रहती, पर पहले जैसा झमघट नहीं होता। अनुसुईया तो शायद अपने कमरे के सिवा बाकी घर का स्वरूप भी भूल चुकी थी। अनादि तो जहां लोकमोहन रहते वहीं से होकर गुजरने से भी कतराता। सिर्फ लोकमोहन अपनी पुरानी आदत के अनुसार अब भी शाम को आराम कुर्सी पर आकर बैठते। तिलोत्तमा जब आती सीधे अनसुईया के कमरे में चली जाती। तिलोत्तमा के पति आजकल आते ही नहीं थे। कहते, तुम्हारे घर जाने से मुझे घुटन सी होती थी। लोकमोहन आज भी रोज की भांति आराम कुर्सी पर बैठे थे। श्रावणी 1-2 बार किसी काम से वहां आई गई। लोकमोहन ने कहा, बहू जरा इधर सुनती जाना। कहिए। श्रावणी पास में आकर खड़ी हो गई। बैठो ना, ठीक हूँ। फिर एक मुस्कान के साथ बोली, कहिए। क्या कहूँ? तुम कहती हो तुम ठीक हो, मैं कहता हूँ ठीक नहीं हो। वही पुरानी बात फिर दोहरा रहा हूँ। समस्या का कोई समाधान तो हुआ नहीं, और सच पूछो तो इस घर में कोई भी ठीक नहीं, ना तुम, ना मैं, ना तुम्हारी सास, नौकर चाकर भी नहीं। सभी एक दुस्वप्न की तरह रात काट रहे हैं। इसका कोई उपचार जरूरी है। इसका क्या उपचार हो सकता है पिताजी? क्यों नहीं, उपचार तो अपने ही हाथों में है। इस घर में फिर से जीवन की गति लानी पड़ेगी, नए काम का ज्वार लाना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ कि अब तुम्हें भी अपने मन को पक्का करना होगा। आप किस चीज की बात कर रहे हैं पिताजी? ताज्जुब है। तुम्हें फिर से समझाना पड़ेगा, यह भी नहीं समझता था बहू। मैं तुम्हारी शादी के बारे में कह रहा हूँ। मुझे लगता है सोम अच्छा लड़का है। जब चंद्रपीड़ नहीं मिल रहा है तब और उपाय भी क्या है? डॉक्टर सोम निसंदेह एक आकर्षक पुरुष है। तुम्हारी क्या राय है? आशा है अब तुम मुझे माफ कीजिए कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
इसके जवाब में लाज शर्म छोड़कर श्रावणी ना जाने कैसे बड़े सहज भाव से पूछ बैठी, आप क्या सचमुच ही मेरी शादी करना चाहते हैं पिताजी? लोकमोहन चौंक उठे, क्षण भर के लिए स्तब्ध हो गए। इस प्रश्न के लिए संभवतः वे भी तैयार नहीं, पर बोले, चाहता हूँ। इसके लिए तुम्हारे मन में कोई संदेह है बहू? संदेह की नहीं, सिर्फ पूछ रही हूँ। जब तुम पूछ रही हो तब यही कहूँगा, हालांकि पहले भी कई बार कह चुका हूँ। इसे मैं अपना कर्तव्य मानता हूँ, इसलिए मेरा चाहना और नहीं चाहना इतना महत्व नहीं रखता। श्रावणी, पर मेरी समझ में नहीं आता कि आप इसे अपना कर्तव्य क्यों समझते हैं? लोकमोहन गंभीर होकर बोले, इतने स्पष्ट रूप से ही जब आलोचना कर रही हो तब उसी ढंग से कहूंगा। कौन किसके प्रति अपना क्या कर्तव्य समझता है बहू, वह दूसरे के लिए समझना थोड़ा मुश्किल है। अनादि क्यों सोचता है कि घर में जासूसी करके सबके बारे में सारी खबरें अपनी मामी के कानों में पहुंचाए? डॉक्टर सोम क्यों इस घर से निकले वे पेइंग गेस्ट को ढूंढ लाना अपना कर्तव्य समझते हैं? लोकमोहन की यह बात सुनकर श्रावणी का सुडोल कोमल चेहरा पत्थर की तरह कठोर हो उठा, पर जवाब उसने नम्रता के साथ ही दिया। बोली, डॉक्टर सोम को यह काम मैंने ही सौंपा था, इसलिए यह बात रहने दीजिए पिताजी। और अनादि बाबू के कर्तव्य बोध या जासूसीपन से किसी को क्या सुविधा हो रही है यह प्रश्न भी नहीं उठाना चाहती। मैं तो आज आज सिर्फ आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर कभी आवश्यकता हुई तब वह समय आएगा, मैं स्वयं ही आपसे कहूँगी। तुम स्वयं मुझसे कहोगी? अपना शिथिल भाव छोड़ लोकमोहन सीधे होकर बैठ गए। तीव्र स्वर में बोले, समय आने पर, आवश्यकता पड़ने पर, और अगर मैं कहूं कि आवश्यकता है और समय भी आ चुका है, मैं आपसे क्या तर्क करूं पिताजी? बहू, तर्क के लायक कुछ होता तो करती। खैर छोड़ो, मैंने स्वेच्छा से ही तुम्हें इतने साहस का मौका दिया कि आज तुम मेरे सामने इस तरह बातें कर रही हो, पर बात जब इतनी स्पष्ट रूप से हो रही है तब सारी बात साफ साफ हो जाना ही अच्छा है। मैं तुम्हें फिर से कहूंगा कि तुम झूठे अहंकार के बल पर अपने पर भरोसा किए बैठी हो, पर अंत तक अपने को बचा नहीं पाओगी। मैं तुमसे बहुत पहले इस दुनिया में आया हूँ, बहुत कुछ देखा सुना भी है। अकाल वैधव्य को भाग्य मानकर पत्थर की देवी बनकर जीवन बिताने की हिम्मत सभी में नहीं रहती। रॉय जिस दिन चला गया उसके पहले दिन मैंने उसके सामने विवाह का ही प्रस्ताव रखा था। मैं जानता था कि अगर वह राजी हो जाएगा तो और कहीं से बाधा नहीं गई, पर छोकरा फिर दया की हंसी हंसकर लोकमान बोले, घबरा कर भाग गया, देश छोड़कर ही भाग गया। श्रावणी पसीने से थर 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 कांप रही थी। उसी कांपते स्वर में बोली, आपने उससे यह बात कही? एक बार आपने मुझसे क्यों नहीं पूछा? मैं जीवन भर उसे अपना चेहरा नहीं दिखा सकूंगी। चंद्रपीड़ मुझे दीदी कहता था पिताजी, यह कोई खास बात नहीं। लोकमोहन अपने विचार पर अड़े रहे। बोले, ऐसी भावनाओं की कोई कीमत नहीं। तुमसे उम्र में बड़ा एक आदमी खामखा तुम्हें दीदी कहकर क्यों पुकारेगा? मैं तो नहीं समझ सकता। खैर चंद्रपीड़ की बात छोड़ो, डॉक्टर सोम भी कोई बुरा नहीं। पिताजी, श्रावणी के स्वर में आर्तनाद था। बोली, अपनी बात मुझे ही सोचने दीजिए, आपसे बस इतनी ही प्रार्थना है। इसका मतलब तुम मन पक्का नहीं कर पा रही हो? लोकमान व्यंग भरी आवाज में बोले, अभी तक निश्चय नहीं कर पा रही हो कि किस नाव पर चढ़कर दरिया पार करोगी, इसलिए घाट पर दोनों ही नावों को बांध रखा है। सोम से खेल रही हो और रॉय को ढूंढ रही हो। बात तो यही है ना, तुम्हारे प्रति मेरी धारणा कुछ और ही थी। तुम्हें मैंने अपनी कन्या की मर्यादा दी थी, पर आज तुमने अपनी खुशी से उस स्नेह और श्रद्धा दोनों ही को खो डाला। बात समाप्त कर लोकमोहन चले गए, पीछे मुड़कर एक बार देखा भी नहीं। उनकी बात ने किसी के हृदय को कितना शत विशत कर दिया। आज सुबह श्रावणी किसका मुंह देखकर उठी थी कि उसके शत विषक्त हृदय पर एक विषाक्त तीर आकर बिंद गया। ट्रे में कुछ चिट्ठियां रखकर अनादि आया, और दिन यह काम नौकर ही करता था, पर आज अनादि ही यह कैसा उत्साह। अनादि बोला, मामा जी, चिट्ठियां लेटर बॉक्स में पड़ी थी। चिट्ठियों के ढेर में सबसे ऊपर यह विदेशी डाक टिकट लगा। लिफाफा श्रावणी के नाम था, जापान से आया था। श्रावणी के नाम से चिट्ठी देखकर लोकमोहन थोड़ा विस्मित हुए, फिर भी चिट्ठी को हाथ में लेकर बोले, तुम्हारी चिट्ठी है बहू, लगता है जापान से आई है, आप ही पढ़िए ना पिताजी। मैं अजीब बात कर रही हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझ में दूसरों की चिट्ठियां पढ़ने की आदत है? श्रावणी आज सच में ही पत्थर बन चुकी थी। बोली, आदत किसी की सदा एक सी नहीं रहती। दूसरे के काम पर छिपकर नजर रखने की आदत भी तो आप में नहीं थी पिताजी। लोकमोहन विमूढ़ हो गए, रूंधे स्वर में बोले, बहू, शायद तुम भूल रही हो कि तुम मेरी कौन हो, इसलिए इतनी बड़ी बात कहकर मेरे मुंह पर कह डली। खैर दोष मैं तुम्हें नहीं देता, यह हिम्मत भी मैंने ही दी थी। शिथिल मुद्रा में लोकमोहन अपने कमरे की तरफ चले गए। श्रावणी मूर्तिवत वहीं खड़ी रही, देखती रही। अनादि अनुसुईया के कमरे में घुस गया। नई खबर सुनानी जो थी, नंदू विष्णु सभी तिरछी नजरों से श्रावणी को घूर रहे थे। अनुसुईया के कमरे में तिलोत्तमा भी निकलकर बरामदे में श्रावणी को देखकर भी अनदेखी कर चली गई।
तिलोत्तमा? वह कब आई? उस समय श्रावणी कहाँ थी? तिलोत्तमा के जाते श्रावणी के मन की स्थिति अजीब सी हो गई। उसे लगा उसके चारों ओर की दीवारें सरक रही हैं और वह खुले आकाश के नीचे खड़ी है। अनंत मुक्ति के बीच एकाएक उसका मन हल्का हो उठा। एक अजीब उपलब्धि के आनंद से उसका मन भर उठा। यह अनजान अनुभूति मुक्ति अब तक कहाँ थी? अलमारी के दोनों दरवाजे खुले पड़े थे। अलमारी का हर खाना साड़ियों से भरा पड़ा था। अनगिनत साड़ियां, रंग बिरंगी, हजारों डिजाइनों की साड़ियां। शादी के बाद श्रावणी का बक्सा देखकर उसकी भाभी की आंखें भी गोल हो उठी थी। बोली थी, बाप रे, कितनी साड़ियां, इतनी 3 जन्म पहनने पर भी नहीं खत्म होगी। पर श्रावणी का तो साड़ी पहनने का जीवन ही खत्म हो गया था। 2-4 साड़ियों के खत्म होने के पहले ही कमरे में लगा वह छोटा कमरा बक्सा घर ही था। अलमारी और अलगनी भी थी। विश्व मोहन का वार्डरोब भी उसके कपड़ों से भरा था। कभी कभी विष्णु अपने हाथों से कपड़ों को धूप में सुखाता, फिर झाड़ झूड़ कर सजा कर रखता। यह अर्थहीन काम वह ना जाने क्यों अपने ही मन से करता था। श्रावणी के साड़ी भंडार में किसी के हाथ नहीं पड़ते। कभी कभी उन अनगिनत साड़ियों में से सबसे सादी, सबसे मामूली सफ़ेद सूती साड़ी निकालकर श्रावणी अपने व्यवहार के लिए रख लेती। पर आज पहले वह कभी भी खुली अलमारी के सामने इस तरह अपलक नहीं खड़ी हुई थी। बहुत देर के बाद उसने अलमारी बंद की। जैसी चाहती थी वैसी मामूली साड़ी उसे दिखी नहीं, पर सामने रखे सूटकेस में पहनने के लिए कपड़े तो रखने ही पड़ेंगे। परिस्थिति और वातावरण जैसा जैसा भी हो, एक कपड़ा लपेटकर विदा लेने की हास्यास्पद परिस्थिति का दिखावा करने का शौक श्रावणी को नहीं था। विदा हो जाना ही तो अंतिम बात नहीं थी। दिन प्रतिदिन की जरूरतों को तो लेकर ही कहीं जाना पड़ेगा। जहां भी जाएगी वहां यहाँ की मान मर्यादा तो रखनी ही पड़ेगी। मनुष्य सभी बंधनों से शायद मुक्ति पा सकता है, पर जीने और दिन काटने के बंधन से नहीं। इसलिए अपनी अलमारी बंद करके उसने विश्व मोहन के वार्डरोब में रखे देशी पोशाकों के ढेर पर हाथ रखा। धोतियां, कुर्ते, चद्दर यूं ही पड़े हुए थे, पर श्रावणी ने एक जमाने के बाद उन्हें हाथ में उठाया। बहुत दिनों के बाद लोकमान अनुसुईया के कमरे में आए। अभी भी उनकी मर्जी से नहीं आए थे। अभिमान, स्वाभिमान भूलकर अनुसुईया ने ही उन्हें बुला भेजा था। अनुसुईया को भूमिका बनाने की आदत कभी थी नहीं। आदमी को देखते ही उसकी जुबान और बातों की बाढ़ आ जाती थी। उसी भाव से उद्वेलित होकर घबरा कर पूछा, चैन की नींद सो रहे हो? बहु सर्वनाश पर तुली है, तुम्हें कुछ मालूम भी है? सर्वनाश? किस बात का? बहू बाप के घर जा रही है, यही ना? बाप के घर? यही विश्वास लेकर चैन से बैठे हैं आप? बाप के घर उसका है ही कौन? वही तो एक नालायक भाई। इसी बहाने यहाँ से निकलकर वह और कहीं चली जाएगी। अगर ऐसा ही करेगी तो क्या तुम उसे रोक सकती हो? क्यों नहीं? अनुसुईया अपनी स्वाभाविक उत्तेजना के आवेश में उठ बैठी। बोली, मैं ना सही, पर क्या तुम भी नहीं रोक सकते? तुम्हारे खानदान की बहू नहीं है वह? जो मन में आया करेगी। खानदान के नाम पर कालिक नहीं पुतेगी? पुतेगी, पुतेगी, और तुम बैठे बैठे तमाशा देखोगे। और उपाय भी क्या है? दूसरा उपाय मैंने सोचा था, वह सफल नहीं हो सका। लोक मोहन अनुसुईया के साथ इतनी बातें कभी नहीं करते थे। वर्षों बाद वह मौका अनुसुईया ने व्यर्थ नहीं जाने दिया। पति का हाथ पकड़कर हाँफती हुई बोली, तुम उसके आगे हार मान जाओगे? पराये आदमी के हाथों से छोड़ दोगे? जंजीर से बांध कर उसे नहीं रख सकते? फिर एकाएक पति का हाथ छोड़कर बिस्तर पर लुढ़क गई अनुसुईया, क्योंकि तभी चर्चा की विषय स्वयं कमरे में आकर उपस्थित हो गई थी। बोली, ट्रेन का समय हो रहा है माँ। सास और ससुर को एक ही साथ पाकर श्रावणी की सुविधा हो गई। श्रावणी को देखकर पल भर के लिए किसी के मुंह में शब्द ही नहीं निकला। पर साहसी, गंभीर, हिम्मती लोकमोहन ने पहले ही पूछ लिया, यह धोती तुम्हें कहाँ से मिली बहू? घर पर थी पिताजी। इस वेश में ना जाने पर क्या तुम्हारे भैया तुम्हें घर में घुसने नहीं देते? श्रावणी मृदु भाव से हंसी। बोली, यह सोचकर मैंने कुछ नहीं किया पिताजी, यह यूं ही पड़ी हुई थी, काम में ले लिया, अब चलती हूँ। सुना है अनादि को साथ नहीं ले रही हो? उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी पिताजी। जब हॉस्टल में थी तो छुट्टियों में अकेले ही घर आती जाती थी। कितने दिनों तक रहने का विचार है? अभी तक कुछ तय नहीं किया। थोड़ी देर के लिए श्रावणी चुप रही। कहने को तो बहुत कुछ था, पर नहीं, कुछ भी नहीं कहेगी। सहज भाव से चली जाएगी। अपनी आत्म परीक्षा का दिन वह वहीं से शुरू करेगी। लोकमोहन ने इस प्रसाद में कैद रहकर उनके प्यार का ऋण चुकाते चुकाते वह धीरे धीरे रिक्त होती जा रही थी। विचार बुद्धि खोती जा रही थी। अपने को जानने के लिए यहाँ से उसे जाना ही पड़ेगा, पर जाना तो भागने की तरह था। पर नहीं, ऐसा लगना नहीं चाहिए, इसलिए सहज भाव से बोली, उस बार भैया लेने के लिए आए थे तो गई नहीं इसलिए। श्रावणी की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि अनुसुईया बिलक बिलक कर रोने लगी। रोती बोली,
अधिक दिनों तक हम लोगों से दूर मत रहना बेटी, हम लोग बच नहीं पाएंगे। श्रावणी मन ही मन बोली, हर पल तो मृत्यु की कामना करती है, फिर आज ये दुख कैसा। पर मन की बात तो सुनाई नहीं पड़ती, इसलिए अनसुईया रोती हुई कहती ही गई, तुम मेरे मुन्ने की यादगार हो, तुम्हें पाकर ही तो उसका शोक भूल बैठी हूँ बेटी। मैं जानती हूँ कि तुम सती लक्ष्मी हो, बड़ी अच्छी हो, तेरे मन में दया है, ममता है। हम दो बुढ़े बुढ़ी तेरे ही सहारे जी रहे, यह भूलना नहीं बेटी। अनुसुईया के इस नाटक के लिए आज लोग मोहन्ने से डांटा नहीं, खिड़की के बाहर शून्य दृष्टि से चुपचाप देखते रहे। श्रावणी धीरे से बोली, ट्रेन का समय हो रहा है, मुझे चलना चाहिए। फिर चद्दर को अच्छी तरह लपेट कर चली गई। लोग मोहन मौन थे, अनुसुईया चुप ही रही। जब तक श्रावणी को लेकर मोटर रवाना न हुई, कार की आवाज खामोश होते ही अनुसुईया खिन स्वर में बोली, एकदम काठ की बनी है, जवान में एक नरम बात तक नहीं। अचानक भाई के घर जाने का ख्याल क्यों हुआ भगवान ही जाने। जाने के पहले मति सुधर गई, यही बहुत है। भगवान ने जिसे जिस रूप में सजाया उसे वही शोभता है। आज उसका श्रृंगार देखकर जी ठंडा हुआ। लोक मोहन धीरे से उठकर कमरे के बाहर चले गए। अनुसुईया को वह आज डांट भी नहीं सके, मानो उनकी शक्ति खत्म हो गई थी। लोक मोहन का मकान छोड़ने के लिए उन्हें उन्हीं की गाड़ी से चलकर छोड़ना पड़ेगा। फिर भी जितने सभ्य ढंग से जाना हो सके उतना ही अच्छा रहेगा। स्टेशन तक छोड़ने के लिए बिष्टू और अजीत की माँ भी आए थे। बड़े यत्न के साथ मोटर में से उन लोगों ने श्रावणी की ट्रेन में डिब्बे में चढ़ा भी दिया। अजीत की माँ आंख पहुँचकर बोली, जल्दी लौट आना भाभी जी, आप नहीं रहेंगे तो बाबूजी का खाना पीना भी ठीक से नहीं होगा, कौन उन्हें देखेगा। आप उनकी बेटी जैसी ही हैं, इसलिए इसलिए श्रावणी उसके बाद नहीं सुन पाई। ट्रेन चल पड़ी। चुपचाप बैठी श्रावणी सोचने लगी, जब श्रावणी लौटकर नहीं आएगी तब ये लोग क्या कहेंगे। दुनिया क्या उसे कठोर, अकृतज्ञ, स्नेह विहीना नहीं समझेगी। लोकमोहन के स्नेह में तो कोई कमी नहीं थी। उन्होंने तो यह भी कहा था कि श्रावणी उनकी विधवा पुत्रवधू नहीं बल्कि वयस्क अविवाहिता लड़की है। उन्होंने श्रावणी को मर्यादा भी कन्या की ही दी थी, पर मनुष्य की मर्यादा